हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला विद गौरव में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज है 14 नवंबर 2020 और 14 नवंबर 2020 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चन को इस सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को और जो साथी इस चैनल पर नए हैं वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डेली की डेली अपडेट, डेली की डेली जो करंट अफेयर वो आप लोगों को यहाँ पर मिलती रहे। ठीक है, तो ज़्यादा ना देर करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारा फर्स्ट प्रश्न कौन सा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने किया नई तहसीलों का उद्घाटन। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के 15 जिलों में 23 नई तहसीलों का उद्घाटन किया और कहा इस कदम के राजस्व प्रशासन में सुधार होगा और विकास कार्यों में तेजी आएगी। आम लोग अधिक आसानी से प्रशासन की सुविधाओं का उपयोग कर सकेंगे। इसके अलावा किसान और जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थी बेहतर सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। अगर इसकी मुख्य फैक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को ये याद रखना है कि छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम क्या है, भूपेश बघेल। पहले तो बात तो पहला क्वेश्चन तो आप लोगों को याद रखना है कि छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है भूपेश बघेल और इन्होंने अभी हाल ही में नई तहसीलों का उद्घाटन किया है। बात समझ में आ गई ना। यानी कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि अभी इन्होंने नई तहसीलों का उद्घाटन किया है, जिसमें से कितने 15 जिलों में, यहाँ पे जिलों की अगर हम बात करें तो 15 जिले हो जाएंगे और टोटल कितनी 23 नई तहसीलों का यहाँ पे उद्घाटन इन्होंने किया हुआ है। इसमें क्या होगा कि जो राजस्व प्रशासन में सुधार होगा और विकास कार्यों में तेजी आएगी। कहने का तात्पर्य यहाँ पे है कि जब वो चीज़ों, जैसे एक कोई बड़ा राज्य है, बड़ा कोई स्टेट है, तो उसको क्या किया, कुछ पार्टों में डिवाइड कर, तहसील हो गया, ग्राम हो गया। तो इन चीज़ों में क्या होता है कि जब चीज़ें आपस में बढ़ जाती हैं तो उसकी देखरेख, उससे सुधार होता है, ये बहुत तेजी से काम हो पाता है। ठीक है, हाँ। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि यहाँ पे छत्तीसगढ़ में अभी हाल ही में नई तहसीलों का उद्घाटन कर दिया गया है। तो कितनी तहसीलें, 23 नई तहसीलों का उद्घाटन किया है, वो कितने 15 जिलों में यहाँ पे किया गया है। इससे क्या होगा कि प्रशासन की सुविधाओं में ये उपयोग कर सकेंगे। और अगर बात करते हैं इसके अलावा क्या होगा, किसान और जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थी बेहतर सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। बात समझ में आ गई ना। तो ये कौन है, ये हैं आपके छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो इससे आंसर कौन कौन से बन जाएंगे कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो इन्होंने अभी हाल ही में 15 जिलों में 23 नई तहसीलों का उद्घाटन किया हुआ है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया। देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में प्रोजेक्ट एयर केयर का अनावरण किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रोजेक्ट एयर केयर का अनावरण किया है। 65 विंड ऑगमेंटेशन प्यूरिफाइंग यूनिट सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से गुरुग्राम में स्थापित की जाएगी। उन्होंने महरौली गुरुग्राम रोड गुरुग्राम के गेटवे के सौंदर्यीकरण के लिए एक परियोजना का भी उद्घाटन किया है। मुख्यमंत्री ने मानेसर में एक नया नगर निगम स्थापित करने का प्रस्ताव भी किया हुआ है। तो अगर इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं तो हरियाणा में अभी क्या है, प्रोजेक्ट एयर केयर। एयर केयर से तात्पर्य यहाँ से मतलब क्या है, हवा से रिलेटेड है। समझ में आ गया। यानी क्या है कि जो आपका एयर प्यूरिफाई यहाँ पे लगाया जा रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। तो हरियाणा के अगर मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो कौन है, मनोहर लाल खट्टर यहाँ के मुख्यमंत्री है। पहली बात तो आप लोगों को ये याद रखना है। और इन्होंने अभी हाल ही में प्रोजेक्ट एयर केयर का अनावरण किया है। समझ में आ गया। इसके बाद में अगर हम बात करते थे, इन्होंने साथ साथ में क्या किया है कि 65 विंड ऑगमेंटेशन प्यूरिफाइंग यूनिट सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से गुरुग्राम में स्थापित किया। और ये कहाँ पे स्थापित किया है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुरुग्राम में इन्होंने इसको स्थापित किया है। अगर यहाँ पे बात करें गुरुग्राम के कहाँ, महरौली गुरुग्राम के रोड पर गेटवे के सौंदर्यीकरण के लिए परियोजना का उद्घाटन इन्होंने किया है। यानी महरौली गुरुग्राम जो रोड है वहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि प्रोजेक्ट एयर केयर का अनावरण किया हुआ है। इसके साथ साथ इन्होंने और क्या किया हुआ है कि एक नया नगर निगम प्रस्ताव की घोषणा भी यहाँ पे कर दी इन्होंने। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ, हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर ने, इन्होंने अभी हाल ही में प्रोजेक्ट एयर केयर का अनावरण किया है और इसके साथ में एक नया नगर निगम बनाने की यहाँ पे घोषणा कर दी है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि अभी हाल ही में कौन से राज्य ने नया नगर निगम स्थापित करने की बात कही है, तो क्या आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। ठीक है, और ये कौन है, ये है मनोहर लाल खट्टर, जो भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वित्त मंत्री ने की उर्वरक सब्सिडी की घोषणा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने प्रोत्साहन पैकेज के तहत किसानों के लिए 65,000 करोड़ रुपए की उर्वरक सब्सिडी घोषणा की है। यह किसानों को आगामी फसल के उपयोग में उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने में प्रदान किया जा रहा है। चालू वित्त वर्ष में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त परिव्यय प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे बात करते हैं कि जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, इन्होंने अभी हाल ही में क्या उर्वरक सब्सिडी की यहाँ पे घोषणा कर दी है। उर्वरक सब्सिडी तात्पर्य यहाँ पे क्या है कि जितने भी आपके फर्टिलाइजर्स हैं उनमें क्या है, जैसे आपकी गैस में सब्सिडी मिलती है उसी तरीके से क्या है आपके उर्वरक सब्सिडी का यहाँ पे घोषणा कर दी है। सब्सिडी से तात्पर्य यहाँ पे ये होता है कि आपको जैसे मान लो अगर एक गैस सिलेंडर की बात करते हैं तो 1,000 रुपए का वो आता है, ठीक है, और उसमें सब्सिडी के रूप में 200 या 300 रुपए या जितनी भी आपके 200, 300, 400 रुपए आपके अकाउंट में डायरेक्ट आ जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या है निर्मला सीतारमण ने अभी हाल ही में उर्वरक सब्सिडी की यहाँ पे घोषणा की हुई है। और अगर इसकी लागत की बात करें तो करीब करीब कितना 65,000 करोड़ रुपए का यहाँ पे क्या इन्होंने किया हुआ है, इन्होंने उर्वरक यानी प्रोत्साहन घोषणा की हुई है। ये क्या करेगा, ये किसानों को आगामी फसल में उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए प्रदान किया जाएगा। यानी कि जो आने वाली फसलें हैं उनमें क्या होगा, मौसम उनमें किसानों को ये लाभ प्रदान करेगा। बात समझ में आ गई। आगे अगर यही बात करते हैं, चालू वित्त वर्ष में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त परिव्यय प्रदान किया जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य क्या, प्रधानमंत्री जो गरीब कल्याण रोजगार योजना है इसके तहत भी इन्होंने क्या किया है, करीब करीब 10,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त परिव्यय प्रदान किया जाएगा। ये भी चीज आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, पूरी बात समझ में आ गई ना। तो अभी हाल ही में उर्वरक सब्सिडी की घोषणा किसने की है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, वित्त मंत्री, और उनका नाम क्या हो जाएगा, निर्मला सीतारमण। कितने करोड़ का पैकेज यहाँ पे लॉन्च किया है, तो 65,000 करोड़ रुपए का इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया गया। विश्व निमोनिया दिवस हर वर्ष 12 नवंबर को चिन्हित किया जाता है। इसका उद्देश्य 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के दुनिया के प्रमुख संक्रामक रोग निमोनिया के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिन को पहली बार 2009 में स्थापित किया गया था। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं कि 12 नवंबर को आपका विश्व निमोनिया दिवस मनाया गया। ठीक है, तो पहले से थोड़ा सा ये हम जान लेते हैं कि आखिर निमोनिया है क्या। जब ये पता चल जाएगा ना तो भी आप लोगों को जानकारी। देखो, निमोनिया का एक तरीके का संक्रामक रोग होता है। दूसरी बात आप लोगों को ये याद रखनी है कि अगर निमोनिया के लक्षण की अगर बात करें कि ये कैसे पहचानेंगे कि निमोनिया होता है, तो देखो पहली बात तो क्या है कि पहली बात तो ये कि 5 वर्ष से कम बच्चों को ज़्यादातर होता है। पहली बात तो इसको याद रखनी है। इसके बाद में क्या होता है कि इसमें आपको सर्दी हो गया, जुकाम हो गया, सीने में दर्द हो गया, खांसी हो गया और बुखार के साथ साथ ये चीज़ें आप लोगों को अगर हो जाती हैं तो कहने का तात्पर्य क्या, ये आपको निमोनिया के ये लक्षण होते हैं। ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई ना। अगर यहीं पे अगर हम बात करते हैं तो ये पहली बार 2009 में ये मनाया गया था। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। कौन मनाया गया था, यानी कि विश्व निमोनिया दिवस ये 12 नवंबर को ये मनाया गया था। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। तो ये भी आप लोगों को पूरी तरीके से याद रखना है। अगर हम आज की बात करते हैं, अगर प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं तो आज है 14 नवंबर और आप लोगों को आज कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि आज कौन सा दिवस, यानी कि 14 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है और किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। ये दो क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आज के कमेंट बॉक्स में आप लोगों को आंसर देना है कि 14 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है और ये क्यों मनाया जाता है, या किसके दिवस के रूप में, किसके जन्मदिन दिवस के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। ये भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन ऑफ द डे समझ में आ गया। ठीक है, तो बात समझ में आ गई ना। तो पहली बार अगर हम यहाँ पे बात करें 2009 में ये पहली बार स्थापित किया गया था या इसको मनाया गया था। तो क्वेश्चन आपसे देखो किसी भी तरीके से पूछ सकता है। आप लोग ये जब आप पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तभी आप क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप लोग उसको पूरा पढ़िए, डिटेल्स में पढ़िए, यानी कि स्टार्टिंग से लेके आपको अंत तक वीडियो को देखना है और इस वीडियो को आप लोग कुछ ना कुछ जरूर सीख के जाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो समझ में आएगा। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि 12 नवंबर को जो विश्व निमोनिया दिवस मनाया गया था वो पहली बार कब मनाया गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2009 में ये मनाया गया था। और यहीं पे अगर बात करते तो ये 5 वर्ष से कम
कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनके लिए एक ज़्यादा खतरनाक बीमारी ये हो जाती है। कौन? निमोनिया। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। अच्छा, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आज का है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट त्रिलोक दत्ता का निधन। असम के प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट चित्रकार त्रिलोक दत्ता का 90 वर्ष में निधन हो गया है। 1930 में बारपेटा जिले के बाजली क्षेत्र में रतनपुर गांव में जन्मे त्रिलोक दत्ता के दैनिक का होम समाचार पत्र के लिए अपना पहला वॉक्स कार्टून या पॉकेट कार्टून बनाया था, जिसका शीर्षक कहूदी था। उन्होंने विष्णु रामा पुरस्कार, अमूल काकती पुरस्कार और सोनित कोवर गजेन बरुआ पुरस्कार को सम्मानित भी यहाँ पे किया हुआ है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अब इसके देख लेते हैं इसके मुख्य फैक्ट क्या हो जाएंगे। तो यहाँ पे बात हो रही कि प्रसिद्ध कार्टून कौन थे? त्रिलोक दत्ता। ठीक है, ये त्रिलोक दत्ता, ये आपको फोटो में देखो दिख रहे होंगे, ये है त्रिलोक दत्ता। और इनका क्या है, ये अभी 90 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। तो त्रिलोक दत्ता की अगर बात बताएं तो ये कहाँ के हैं, तो ये आंसर इसका असम यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। अगर यहीं बात करते हैं तो इनका जो जन्म था, अगर हम यहाँ पर इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 1930 में बारपेटा जिले के वालाजी क्षेत्र के रतनपुर गांव में असम में ये हुआ था। ये भी आप लोगों को याद रखना है। और अगर इनकी हम बात करें, इनका पहला कार्टून, देखो होता क्या है कि अगर जिसकी उपलब्धि होती है या तो फर्स्ट आपसे पूछ लिया जाएगा या आपसे लास्ट पूछ लिया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से फैक्ट बन जाता है कि इनका ये प्रथम कौन सा था, या जब इनकी डेथ हुई तो इनका लास्ट कार्टून कौन सा था। इसी तरीके से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप लोगों को याद रखना है, इनका पहला वॉक्स कार्टून या पॉकेट कार्टून बनाया, जिसका शीर्षक क्या नाम था, ये आप लोगों को इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कहूदी जिसका शीर्षक था यहाँ पे। ठीक है, अगर इनको पुरस्कार की बात करें तो सबसे पहले नंबर पे इनको विष्णु रामा पुरस्कार मिला, इसके बाद में अमूल काकती पुरस्कार मिला और सोनित कावेर गजेन बरुआ पुरस्कार से भी ये सम्मानित किए गए। ठीक है, तो बात समझ में आ गया ना। क्वेश्चन देखो कैसे आपसे पूछेगा, क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ लेगा कि त्रिलोक दत्ता का अभी हाल ही में निधन हो गया है, ये कौन से क्षेत्र से संबंधित थे? तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कार्टूनिस्ट ये थे। अगर इनसे पूछ लिया जाए कि ये कितने वर्ष में इनका निधन हुआ, तो 90 वर्ष में हो जाएगा। अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले थे, तो पुरस्कार का नाम क्या हो जाएगा? विष्णु रामा पुरस्कार हो जाएगा, अमूल काकती पुरस्कार हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछ ले कि आप ये बताइए इनका पहला कार्टून कौन सा था और उसका शीर्षक क्या था, तो पहला कार्टून पॉकेट कार्टून था और जिसका शीर्षक था कहूदी। आई थिंक आप लोगों को इस क्वेश्चन से जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। ठीक है, देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर में रिलीज होगी आई एम नो मसीहा। अभिनेता सोनू सूद, जिन्हें लोगों और समाज के प्रति उनकी अथक सेवाओं के लिए प्रवासी मसीहा के रूप में करार दिया गया, उनकी आत्मकथा को कलमबद्ध करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अभिनेता की आत्मकथा का शीर्षक होगा आई एम नो मसीहा। पुस्तक का लेखन मीना अय्यर द्वारा किया जाएगा। पुस्तक पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा प्रकाशित की जाएगी। अब देखो यहाँ पे अगर इसकी इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर लेते हैं कि एक पुस्तक लॉन्च हो रही है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है आई एम नो मसीहा। और ये कब हो रही है? दिसंबर में ये लॉन्च हो रही है। तो जरा समझ लेते हैं कि इसके मुख्य फैक्ट क्या हो जाएंगे। आई एम नो मसीहा से तात्पर्य यहाँ पे ये है, ये आखिर किस पे अभिनीत की गई है या किसके ऊपर इसकी किताब लिखी हुई है, किसकी आत्मकथा है? तो ये हो जाएंगे कौन? ये एक्टर, बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद। बात समझ में आ गई ना, यानी कि सोनू सूद के ऊपर ये पुस्तक, इनकी आत्मकथा के बारे में यहाँ पे लिखा गया। अगर हम यहाँ पे बात करें तो आखिर ये पुस्तक लिखने का रीज़न क्या रहा, तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि कोविड-19 के कारण जो पूरे वर्ल्ड में, यानी कि अगर इंडिया की हम बात करें तो क्या लॉकडाउन लगा दिया गया था। अब लॉकडाउन के दौरान क्या हुआ कि कई सारे प्रवासी मजदूर थे, जैसे जो दिल्ली में रह रहे हैं, तो दिल्ली का ऐसा तो ये तो ज़रूरी नहीं है कि जो भी मजदूर रह रहे हैं वो दिल्ली के पर्टिकुलर रहने वाले हैं, वो कई अलग अलग स्टेट से यहाँ पे दिल्ली में रह के या दिल्ली में या कोई भी स्टेट में रह रहे थे। तो क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, जो भी प्रवासी मजदूर थे उनके लिए बहुत ही कारगर काम किया इन्होंने। उनको बसों के द्वारा, उनको जिस सुविधा के द्वारा इन्होंने क्या किया, उनको उनके घर पे इनको पहुंचाने का काम किया। इसके साथ में इन्होंने कई सारे लोगों की आर्थिक मदद भी की और कई सारे लोगों को इनको ट्विटर के माध्यम से भी इनको संपर्क किया। तो वहाँ पे इन लोगों ने, अगर किसी ने बोला कि हमें इस प्रकार से ये प्रॉब्लम है, तो उसकी कम समय में
उसकी जो भी समस्याएं थी उन समस्याओं को दूर किया गया था। बात समझ में? इसी के दौरान क्या है, इनकी एक आत्मकथा जो है, इस पे एक किताब लिखी जा रही है। उसका नाम, उसका शीर्षक क्या हो जाएगा? आई एम नो मसीहा। बात समझ में आ गई ना? तो इसका पूरा थीम ये था कि ये जो प्रवासी मजदूर थे उनके हेल्प की गई थी। कब? कोविड-19 के दौरान, जो लॉकडाउन हमारा लगाया गया था तब हुआ था। ठीक है, बात समझ में? अच्छा, इसकी अगर हम शीर्षक की बात करते हैं तो आप लोगों को पता है आई एम नो मसीहा है। अगर इसके लेखक की बात करें तो ये मीना अय्यर द्वारा ये लिखा गया। बात समझ में आ गया ना? अगर इस पुस्तक की प्रकाशन की बात करें तो पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा ये प्रकाशित की जाएगी। तो 4 से 5 फैक्ट आपको यहाँ पे याद रखने हैं। पहला तो याद रखना है कि सोनू सूद की जो आत्मकथा के बारे में लिखा गया है वो आई एम नो मसीहा है, और इसके लेखक कौन है? तो आंसर मीना अय्यर हो जाएगा। ये कहाँ पे प्रकाशित की गई है? तो आप लोगों को याद रखना है पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा ये प्रकाशित की गई है। और इनको तो आप जानते ही होंगे, ये है सोनू सूद। ठीक है, फोटो में दिख रहा होगा। और फोटो का अगर आप बैकग्राउंड देखें, ये जो बैकग्राउंड आप लोगों को दिख रहा है, देखो यहाँ पे प्रवासी मजदूर हैं जो अपने बच्चों को, अपने सामान को साथ में लिए हुए हैं। बात समझ में आ गई ना? और देखो यहाँ पे लिखा है मीना के अय्यर, यहाँ पे जो जिनके साथ में ये पुस्तक लिखी जा रही है। बात समझ में आ गई ना? अच्छा, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आई थिंक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ रही है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन रोजगार शुरू करेगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार मार्च के अंत तक राज्य में 50 लाख युवाओं को रोजगार देने के लिए अभियान शुरू करने जा रही है। जिस अभियान को कथित तौर पर मिशन रोजगार नाम दिया गया, उसे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ द्वारा दिवाली के बाद शुरू किया जाना है। मिशन रोजगार को आधारभूत संरचना और औद्योगिक विकास आयुक्त के तहत चलाया जाएगा। अब देखो यहाँ पे समझ लेते हैं, मिशन रोजगार जो योजना है, ये मिशन रोजगार, ये आपका उत्तर प्रदेश में दिवाली के बाद क्या है, इस पे काम होने वाला है। तो जो साथी उत्तर प्रदेश के हैं उनके लिए बहुत बड़ी एक खुशखबरी है। यहाँ से बहुत बड़ी एक करंट अफेयर के साथ साथ में आप लोगों को बहुत बड़ी खुशखबरी भी है कि जो साथी उत्तर प्रदेश के, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्या नाम आज का करंट अफेयर हो जाता। क्यों? इसलिए हो जाता क्योंकि उत्तर प्रदेश जो साथी हैं यहाँ पे करीब करीब कितने 50 लाख युवाओं को यहाँ पे रोजगार देने की बात की गई है। और इस मिशन का नाम रखा गया है मिशन रोजगार, यहाँ पे नाम रखा गया है। और जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये जो मिशन है ये दिवाली के बाद शुरू किया जाना है। बात समझ में आ गई ना? तो जो साथी जो वैकेंसी पेंडिंग में पड़ी थी, लेखपाल हो गई, यूपीएसआई हो गई, या जितनी भी अदर वैकेंसी यूपी से रिलेटेड हैं, यूपी SSC की जो वैकेंसी हैं, या आपकी जो भी यूपी PCL की वैकेंसी, जितनी भी उत्तर प्रदेश की वैकेंसी हैं, उन सभी का एक ढांचा जो तैयार कर लिया गया। वो करीब करीब वैकेंसी कितनी खाली है? 50 लाख वैकेंसी यहाँ पे उत्तर प्रदेश में खाली हैं। कुल मिलाकर टोटल इसमें कुछ सभी वैकेंसी को मिला के यहाँ पे बताया गया है। तो उस मिशन का नाम रखा गया है मिशन रोजगार। बात समझ में आ गई ना? तो ये भी आप लोगों को याद रखना। पहली बात तो आप लोग को खुशखबरी भी, दूसरी आपको करंट अफेयर के लिए भी इसको ध्यान रखना है। इसके तहत अगर हम बात करें, मिशन रोजगार के आधारभूत संरचना और औद्योगिक विकास आयुक्त के तहत ये चलाया जाएगा। यानी कि जो भी आपके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसके तहत ये चलाया जाएगा। बात समझ में आ गई ना? और इनको तो आप पहचान ही गए होंगे, ये हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। अगर यहाँ पे उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, तो राज्यपाल की अगर हम बात करें तो राज्यपाल यहाँ पे कौन हो जाएगा? आनंदीबेन पटेल यहाँ पे राज्यपाल हो जाएंगी। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? तो 50 लाख रोजगार देने का अभी कौन से प्रदेश ने आश्वासन दिया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और उसका नाम क्या दिया गया था? मिशन रोजगार यहाँ पे नाम इसको दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉलीवुड अभिनेता आसिफ बसरा का निधन। बॉलीवुड अभिनेता आसिफ बसरा हिमाचल प्रदेश के मैकलोडगंज में मृत पाए गए। 1998 में अपनी फिल्म करियर शुरुआत करने वाले बसरा को जब भी मेट, काई पोचे जैसी लोकप्रिय फिल्मों में अभिनय के लिए जाना जाता है। आसिफ बसरा ने राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता गुजराती फिल्म रॉन्ग साइड राजू 2016 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि बॉलीवुड अभिनेता है इनका आसिफ बसरा का अभी हाल ही में निधन हो गया है। और ये कौन थे? बॉलीवुड अभिनेता। कई सारी मूवी आप लोगों ने इनकी देखी भी होंगी। तो उनमें से जो इनकी अगर हम बात करें तो ये कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश के मैकलोडगंज में ये मृत पाए गए हैं। मतलब कहने का तात्पर्य है अभी ये नहीं पता चला कि आखिर इनकी डेथ किस कारण से हुई है। बात समझ में आ गई ना?
अब यहीं पे बात करते हैं, इन्होंने 1998 में इन्होंने क्या है अपनी पहली मूवी की करियर की शुरुआत की थी। और इनकी अगर फेवरेट मूवी की बात करें तो जब वी मेट हो जाएगी और काई पोछे हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। तो आप लोगों ने इनकी कई सारी मूवी देखी भी होंगी। ठीक है, बात समझ में आ गया। अच्छा, इसके बाद अगर बात करते हैं, इनको राष्ट्रीय पुरस्कार के विजेता के रूप में गुजराती फिल्म और रॉन्ग साइड राजू 2016 में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी। तो आप लोगों को याद रखना है कि आसिफ बसरा किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये बॉलीवुड एक्टर थे या बॉलीवुड अभिनेता थे। इनका अभी हाल ही में हिमाचल में निधन हो गया है। और इनकी अगर मुख्य यानी कि शुरुआत की बात करें तो जब भी मेट हो गया, काई पोछे हो गया, इन्होंने कई सारी फिल्मों में अभिनय यहाँ पे किया हुआ है। आई थिंक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसके बाद में आप लोगों को कुछ यहाँ पे डिटेल्स है। तो आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे। और जिन साथियों को पीडीएफ में डाउनलोड करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो पीडीएफ के लिए आप लोगों को एक ही काम करना है कि टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर से टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड करना है। और लिंक के द्वारा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, लिंक के द्वारा आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, पाठशाला विद गौरव को। वहाँ से आप लोगों को पीडीएफ की डेली जो पीडीएफ है वो आप लोगों को वहाँ से मिलती रहती है। और जो साथी नए हैं उन साथी से रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको डेली की डेली अपडेट यहाँ पे मिलती रहे। इसके साथ साथ में आप लोगों को वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और कमेंट करके ये ज़रूर बताना है कि आप लोगों को आज का सेशन कैसा लगा और क्या क्या इसमें और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। अच्छा, इसके बाद अगर बात करते हैं तो जो साथी नए हैं वो लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी दिवाली के बाद में इस चैनल पे आपकी सभी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होने वाली, जैसे कि आपका रेलवे हो गया, रेलवे में एनटीपीसी ग्रुप डी हो गया, या आपका टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, या सीटेट हो गया, इन सभी की रेगुलर क्लासें आप लोगों की इस चैनल पे आप लोगों के चैनल के माध्यम से चलने वाली हैं। तो आप लोगों को ये भी याद रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपको जोड़ना है। जो साथी नए हैं उसको चैनल के साथ में इनको जोड़ लेना है। बात समझ में आ गई ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके ये चीज़ भी बतानी है कि आपका आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा। आई थिंक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई है। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।